प्रोजेक्ट की लागत कितनी आएगी, इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहां से दस्तयाब होगी। इसके अलावा पाकिस्तान को अपने रेवेन्यूज में तकरीबन 24 बिलियन डॉलर का इजाफी फायदा होगा, और वो फायदा होगा कैसे। ये तमाम कैलकुलेशन जो मैंने की हैं वो किस बुनियाद पर की हैं और इन सिस्टम्स की तैयारी में किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म शाहिद और आप देख रहे हैं बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़, जहां हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो कि माशी तौर पर एक मजबूत और समाजी तौर पर एक महफूज और जराइम से पाक पाकिस्तान हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल पर कितनी देर में काबू पाया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी आएगी, इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहां से दस्तयाब होगी और इससे पाकिस्तान को माली तौर पर कितना फायदा हासिल होगा। लेकिन आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि वो लोग जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इससे पहले इस चैनल पर नशर होने वाली वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हम किन सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये सिस्टम कितने बड़े पैमाने पर तैयार किए जाएंगे और इन सिस्टम्स की तैयारी में किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन सिस्टम्स को पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर जो है उनको कस्टमाइज भी करना पड़ेगा और कुछ सॉफ्टवेयर भी डेफिनेटली तैयार करने पड़ेंगे, और इन सब की तैयारी में जो अरसा लगेगा वो तकरीबन 12 से 18 माह का अरसा लगेगा। 12 से 18 माह के अरसे के दौरान ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो जाएंगी और उसके बाद पाकिस्तान से टैक्स चोरी करना नामुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने अभी तक कैलकुलेशन की है दस्तयाब इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, तो इस प्रोजेक्ट की कम से कम कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर के करीब आएगी। और यूएस डॉलर में इसलिए आएगी कि जो हमने हार्डवेयर रिसोर्सेज खरीदने हैं वो हमने दूसरी दुनिया से खरीदने हैं और दूसरी दुनिया उनकी प्राइसेस यूएस डॉलर में रिसीव करती है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उनकी कॉस्ट भी इस वक्त यूएस डॉलर में बताएं, इसके बजाय कि हम पाकिस्तानी रुपयों में बताएं। कल पाकिस्तानी करेंसी की कीमत कम हो जाए और लोग ये इतराज़ करना शुरू कर दें जी कल तो इसकी कॉस्ट इतनी बन रही थी, आज आपने इसकी कॉस्ट इतनी बता दी है। तो इसलिए मैं इसको यूएस डॉलर में ही कोट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के करीब आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फंडिंग आएगी कहाँ से। पाकिस्तान तो पहले ही एक डॉलर के लिए पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, तो इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के अंदर ही जो मुमकिन है इसकी सरमायाकारी है उसके ज़राए ढूंढे हैं और कुछ लोगों से बात की है जो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए तैयार हैं। तो मैंने उन लोगों को एक डिटेल ब्रीफिंग दी है जिसमें मैंने उनको बताया है कि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा पाकिस्तान को कितना होगा और आपकी जो रकम है वो आपको कितनी देर में वापस कर दी जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट की जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और कितनी जल्दी होगा, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इसके इम्प्लीमेंट होने के पहले साल के अंदर अंदर ना सिर्फ वापस कर देगा, इसके अलावा पाकिस्तान को अपने रेवेन्यूज में तकरीबन 24 बिलियन डॉलर का इजाफी फायदा होगा। और वो फायदा होगा कैसे, ये तमाम कैलकुलेशन जो मैंने की हैं वो किस बुनियाद पर की हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैं आपको आज की प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन सिस्टम्स को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने के बाद पाकिस्तान को कितना माली फ़ायदा हासिल होगा और उसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे की हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो फेज़ है पाकिस्तान के मसाइल के हल में वो तो है जी प्री डिमोनेटाइजेशन फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जिसमें मैंने पिछली अपनी 2 वीडियोस में आपके साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के बारे में तफसील शेयर की थी जो तकरीबन 9 हैं। वो 9 सिस्टम इस फेज़ के अंदर तैयार होंगे और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी किए जाएंगे और उनकी तैयारी में तकरीबन 9 से 12 माह का अरसा लगेगा। उसके बाद हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे और इसमें लगेंगे 3 से 6 माह, और डिमोनेटाइजेशन के ऊपर भी मैं उन्हीं वीडियोस के ऊपर तफसील से बयान कर चुका हूं। उसके बाद हमारे पोस्ट डिमोनेटाइजेशन फाइनेंशियल कंट्रोल्स आएंगे, ये स्टेप 1 के साथ ही कंप्लीट किए जाएंगे, जिसके जरिए हम नई करेंसी को इश्यू करने के बाद उसको ट्रेसेबल बनाएंगे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को मुमकिन बनाएंगे। चौथा इसका जो फेज है वो है मैक्रो ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिनका मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया था 2 वीडियोस के अंदर। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, और वो पड़ेगी क्यों, क्योंकि
जब आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात करेंगे और सर्विसेज टैक्स के ऊपर टैक्स की कलेक्शन की चोरी जो है उसको रोकने की बात करेंगे, तो सर्विसेज टैक्स की कलेक्शन जो है वो सूबाई मामला है, तो उसमें 18वीं तरमीम जो है वो रुकावट बन जाएगी। तो 18वीं आईनी तरमीम को आपको चेंज करना पड़ेगा, टैक्सेस की वसूली का इख्तियार सूबों से वापस लेके वफाक के पास लाने के लिए, ताकि हम एक सेंट्रल पॉलिसी जो है टैक्सेशन की वो नाफिज कर सकें मुल्क के अंदर। लीगल रिफॉर्म, बहुत सारे दूसरे इश्यूज आएंगे जिनका मुझे कुछ का तो अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन कौन से इशू आ सकते हैं लीगल, तो वो लीगल रिफॉर्म्स भी लानी पड़ेंगी। गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो है वो मेरा काम है, वो मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन उनके लिए भी जो कानून में तब्दीलियां वो करनी पड़ेंगी। बैंकिंग रिफॉर्म्स का पूरा ड्राफ्ट तैयार है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स का पूरा ड्राफ्ट तैयार है, इनके ऊपर मैं अलग-अलग वीडियो भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के मौजूदा टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या खराबियां हैं और कहाँ कहाँ खराबियां हैं, और ये किस तरह एक गैर मुनसिफाना टैक्सेशन का निज़ाम है, और किस तरह ये लोग टैक्स चोरी को रोकने में नाकाम हैं। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है फंडिंग। इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन की US डॉलर की फंडिंग चाहिए होगी, लेकिन इसके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है। इसके लिए भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो फंडिंग आएगी कहाँ से। इसको पाकिस्तान के अंदर से ही अरेंज किया जाएगा इन्वेस्टर्स के जरिए। उसके अलावा क्या होगा, मैक्सरा ऑस्ट्रेलिया के जो फाइनेंशियल एक्शन प्लान है और उसके तहत काम करने वाले जो 14 सिस्टम्स हैं वो सारे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। वो इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं होंगे, ऊपर वाले सारे काम हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के माशी मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं हो सकेगा उस अंदाज से जिस अंदाज से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मेरे जो फाइनेंशियल सिस्टम जो मैंने डिजाइन किए हैं मैक्सरा ऑस्ट्रेलिया के, उनके डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है। पहले तो ये है कि उनमें कैश ट्रेसेबिलिटी का फंक्शन है जो पूरी दुनिया में इस वक्त तक मौजूद नहीं है। दूसरा ये कि ये सारे सिस्टम प्लान हैं, दुनिया के बहुत सारे सिस्टम को स्टडी करके बनाए गए हैं और उनमें जो खामियां थी उनको निकाल कर और उनकी अच्छी चीज़ें उठाकर पाकिस्तान में जो खराबियां थी उनको फोकस में रखकर ये डिज़ाइन किए गए। और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है इन सिस्टम, सारे सिस्टम्स का, और वो है कि पाकिस्तान के अंदर से फाइनेंशियल और सोशल क्राइम जिनके लिए पैसे का इस्तेमाल लाजमी है उनको रोका जा सके, और ये होंगे। उसके अलावा इनकी खूबसूरती ये है कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियोज में जिक्र किया कि ये पाकिस्तान के 13 या 14 जो डिपार्टमेंट हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लॉ एंड जस्टिस है, जुडिशरी है, और उसके अलावा FBR है, FIA है, स्टेट बैंक है, बैंक्स हैं, ये सारे इस तरह के तकरीबन 14 सिस्टम्स मिलकर एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। और इन दोनों का मकसद जो होगा वो फाइनेंशियल क्राइम को और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ जुड़े सोशल क्राइम को रोकना होगा। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिनको किसी के लिए भी टेम्पर करना मुमकिन नहीं होगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो इनकी फंक्शनैलिटी होगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जब ये काम करेंगे तो इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है डिसीजन मेकिंग के लिए या इन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वो 5% से भी कम होगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड जो इंस्ट्रक्शन होंगी उनके मुताबिक काम करेंगे। उसके बाद जो है इनके अंदर सिक्योर्ड लॉगिंग जो है, यूजर लॉगिंग, वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक क्लर्क ने या एक हाई लेवल ब्यूरोक्रेट ने भी इस सिस्टम को यूज करना है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई होगी, तब वो इस सिस्टम को यूज कर सकेगा। और कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मैंने इस सिस्टम को यूज नहीं किया था इस वक्त जब ये काम गलत हुआ था, या अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस सिस्टम की अथॉरिटी मेरे पास है, तो रिस्पॉन्सिबल कोई और है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमने ये सिक्योर्ड यूजर लॉगिंग जो है वो क्रिएट किया है। इसके अलावा एक अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इन सिस्टम्स के अंदर। तो अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, जहां ही कहीं फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन जो है या सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होगी तो ये अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक अलर्ट जारी करेगा इस सिस्टम के यूजर को कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो। अब उस चीज को अगर वो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इग्नोर करता है किसी वजह, शायद वो उस दिन छुट्टी पे हो या जो भी वजह हो, उसने इंटेंशनली इग्नोर किया, तो ये सिस्टम जो है इतना स्मार्ट है कि एक खास अरसे के बाद डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट अलर्ट ये सिस्टम उस अलर्ट को अगली बास्केट में डाल देगा, और अगली बास्केट जो होगी वो उससे सुपीरियर लेवल की होगी। अगर वो भी उसको इग्नोर करेगा तो ये सिस्टम ऐसे नहीं करेगा कि अगली से अगली बास्केट में बेहतर है, सिस्टम फिर खुद फैसला करेगा। और फिर अलर्ट की नौइयत के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि सिस्टम क्या फैसला लेगा और कितनी देर के बाद ले लेगा। तो फर्ज कर लें कि एक बंदा जो था वो ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा था जहां पे उसके जो यूजुअल सोर्सेज ऑफ इनकम है वो उसकी उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ मैच नहीं कर रहे थे। सिस्टम ने एक अलर्ट किया, अलर्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको इग्नोर कर दिया, दूसरे ने भी इग्नोर कर दिया। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उस बंदे की फ्यूचर में होने वाली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको सस्पेंड कर देगा। उसको मैसेज क्या जाएगा, उस यूजर को उसको मैसेज ये जाएगा कि आपके जो है सिस्टम में ये एरर आया है, आप इसके लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें इस अथॉरिटी को।
और जब वो उस अथॉरिटी के पास जाएगा तो उसके पास अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि इसको ये मैसेज क्यों मिला है और उसके रिलेटेड एविडेंस क्या मौजूद है। तो जब वो उसको देखेगा तो उसको सारे केस का खुद से पता चल जाएगा और उस बंदे ने उस वक्त या सिर्फ एडमिशन करना है या एक्सप्लेनेशन देनी है। और उस अलर्ट को कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसे नहीं क्लियर कर सकेगा कि उसने बस ठीक है जी कार्रवाई पूरी की, बंदे को बुलाए बगैर उसको क्लिक किया और अलर्ट क्लियर हो गया, ऐसे नहीं होगा। वो अलर्ट जब कोई इस तरह का आएगा उसके साथ वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस जो है इसी सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिस्क्राइब किया गया होगा कि भाई इसकी वेरिफिकेशन इस तरीके से होगी। अब उस वेरिफिकेशन को वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकेगा, वो वेरिफिकेशन डिपेंडेंट है उसके यूजर के ऊपर जिसके बारे में ये अलर्ट जारी हुआ था। अब जब वो बंदा वहां पे पहुंचेगा नहीं तो वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगी। अब वो बंदा पहुंचा नहीं, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसको टेम्पर करने की कोशिश करता है, वैसे ही करने की कोशिश करता है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी एक्सेस जो है वो भी डिनाई कर देगा ये सिस्टम। और अगर वो वेरिफिकेशन फेक तरीके से करने की कोशिश करेगा तो उस वेरिफिकेशन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो मैंने इंटीग्रेटेड सिस्टम तीसरे नंबर पे बताए हैं वो 13-14 सिस्टम है। उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ रही है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तो जब वो इंफॉर्मेशन इस अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में दी गई वेरिफिकेशन के साथ मैच नहीं करेंगे तो सिस्टम उस अलर्ट को क्लियर नहीं करेगा। और साथ में ही जो बंदा इस अलर्ट को इग्नोर करेगा उसके लिए एक अलग ब्यूरोक्रेटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम भी डिजाइन किया गया है, जिसमें ये जो अलर्ट मैनेजर्स हैं अगर ये अलर्ट्स को मैनेज नहीं करेंगे सही तरीके से और उसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक तो इनकी डेफिशिएंसी यानी कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम वहां पे शो हो रही होगी, जिससे हमें अंदाजा हो सकेगा कि ये कितने इफेक्टिव हैं अपनी जॉब के ऊपर। तो वो जो है सिस्टम जो ब्यूरोक्रेटिक परफॉर्मेंस वैल्यूएशन सिस्टम है अप्रेजल सिस्टम, उसके बारे में एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद है छठे नंबर पे हार्डली करप्टेबल और अनकरप्टेबल वाइट्स यूजर। तो इसका मैंने 5वें नंबर पे जिक्र कर दिया कि अगर इसको कोई करप्ट करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम इतना इंटीग्रेटेड है कि ये 12, 13, 14 सोर्सेज से एक टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और जैसे ही कोई इसको एक जगह पे करप्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके नोटिफिकेशन 12-14 जगह पर एक ही वक्त में चले जाएंगे। तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि इसको करप्ट कर सके और सिस्टम उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा। सिस्टम उस बंदे की एक्सेस डिनाई कर देगा उस सिस्टम को यूज करने की, और जैसे ही उसको एक्सेस खुलवाने के लिए किसी अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा तो उसके पीछे उसकी सारी डिटेल आ रही होगी कि इसकी एक्सेस डिनाई क्यों हुई थी और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा उसके एक्शन के लिए। और यही उसकी एक्सप्लेनेशन जो है और यही उसका एक्शन जो है वो उसके ब्यूरोक्रेटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, जिसका साल के एंड पे या किसी भी पीरियड महीने के या 6 महीने के एंड पे हम देख सकेंगे कि इस ब्यूरोक्रेट की किसी भी पोजीशन पे अगर वो 3-4 पोजीशन पे ट्रांसफर भी हुआ है तो हर पोजीशन पे उसकी परफॉर्मेंस उतने टेन्योर के लिए क्या रही जिस टेन्योर के लिए वो उस पोजीशन पे था। तो ये बड़ा स्मार्ट सिस्टम है, इसको बीट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे प्लान्ड सिस्टम नंबर 2 पे। तो ये प्लान्ड सिस्टम्स हैं क्या? इसमें CTS, FCTS, रेव्स है, पॉस रजिस्टर, IPS, ITS, FIS, RMS, ट्रेड डिटेक्ट। तो इन सब की जो तफसील है मैं अपनी 2 वीडियोस में कर चुका हूँ, जिनका टाइटल था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स पार्ट 1 और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इन सिस्टम्स को डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हमने इन सिस्टम्स को डिस्कस किया। तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो वो उस लिंक पर क्लिक करके इन वीडियोस को सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन कैलकुलेशंस की जिनके थ्रू पाकिस्तान को माली फायदा पहुंचाया जाएगा और पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकाला जाएगा। ये वो कैलकुलेशन जिनको चेयरमैन FBR ने अजम्पशन कह के रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली मेरी रहनुमाई के लिए इसमें निकालिएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, और जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके सोर्सेज मैं नीचे यहाँ पे डाटा सोर्स के हेडिंग के नीचे यहाँ पे शेयर किए होंगे, आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इस सारे डाटा को जो मैं आपको दिया हुआ है। और जिस लॉजिक के साथ मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, अगर वो मेरी लॉजिक गलत हो तो मेरी जरूर दुरुस्त कीजिएगा, लेकिन डाटा जो है उसको तो गलत करना शायद किसी के लिए मुमकिन ना हो। तो अगर यहाँ बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी क्या है कि पाकिस्तान में टोटल बिजनेस कितना होता है एक साल के अंदर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा बिजनेस हो रहा है उसकी टोटल जो पाकिस्तान रुपयों में वैल्यू है वो 8,280 अरब रुपए है, सनत की 7,275 है और सर्विसेज सेक्टर जो है वो 20,397 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन एक साल के अंदर करते हैं, सिर्फ नई प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज की। यूज्ड
जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं होती। तो अगर इसको हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये टोटल बनता है तकरीबन 221 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान की टोटल जीडीपी। मसलन पाकिस्तान ने 2018-19 में जो नई प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज बना के फरोख्त की हैं उनकी टोटल मालियत 221 अरब रुपए थी। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो टोटल टैक्स कलेक्शन है 2018-19 में डायरेक्ट टैक्सेस उनमें हैं 1445 अरब, जिनको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आम लोगों से वसूल किए जाते हैं उसमें है सेल टैक्स 1459 अरब, ये आप लोग अदा करते हैं। कोई बंदा ये ना कहे कि आम लोग जो है वो टैक्स अदा नहीं करते, आम लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं और पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो इसी सेल टैक्स है जो 1459 अरब है। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्टली लोगों से, आम लोगों से ही वसूल की जाती है। इसी तरह कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट स्टेज पे लोगों से वसूल की जाती है जब चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान के अंदर फरोख्त होने के लिए, तो ये भी असल में इनडायरेक्ट टैक्स है जो आम लोगों से, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है दूसरे लफ्जों में ये आम लोगों से ही निकाला जा रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान की टोटल टैक्स कलेक्शन जो है FBR की वो 3828 अरब रुपए है। और इसमें पंजाब की जो टैक्स कलेक्शन है सर्विसेज की सिर्फ बात कर रहा हूँ वो 90 अरब रुपए है सर्विसेज टैक्स की। सिंध की 56 अरब है। KPK की टारगेट है जो मैंने इनके फाइनेंस डॉक्यूमेंट से लिया था, ये इनकी ओरिजिनल नहीं है, चलो इसको पूरा भी मान लें तो ये 24 अरब के करीब बनती है और ये टोटल बनता है 3999 अरब जो यूएस डॉलर में बनता है 24.57 बिलियन डॉलर्स। अब हम देखते हैं सेल टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ पाकिस्तान है क्या। तो इसमें आप देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये तो वैसे एग्जेम्प्ट है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसमें से सेल टैक्स की कलेक्शन हमारी कितनी है इस टेबल में अगर आप देखें तो 1459 अरब है, 1459 अरब। तो इस जो इंडस्ट्री है इसका सेक्टर का साइज कितना है वो हमने यहाँ पे देखा था 7275 अरब रुपए जो है इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम है। तो अगर इसमें से 1459 अरब टैक्स वसूल हो रहा है तो इसकी जो रेशो बनती है सेल्स टैक्स टू जीडीपी की वो बनती है 20.06%। तो इसी तरह जो प्रोविंसेस हैं उनके पास जो टैक्स की वसूली का इख्तियार है वो सर्विसेज सेक्टर से है जो पाकिस्तान का 56.73% है। और अगर इसको नंबर वैल्यू में देखें तो ये बनता है सर्विसेज सेक्टर 20,397 अरब रुपया। तो जो सूबा ने टैक्स इकट्ठा करना था वो 20,397 अरब रुपए में से करना था और किया कितना इन्होंने टोटल 171 अरब के करीब। तो ये जो सूबों की सेल टैक्स कलेक्शन की रेशियो बनती है ये 0.84% बनती है जो ना होने के बराबर है। और यही पाकिस्तान का असल मसला है, यहीं पे टैक्स की चोरी सबसे ज्यादा है। और जब सूबे सेल टैक्स वसूल नहीं कर पाएंगे तो सेल रजिस्टर नहीं होगी और जब सेल रजिस्टर नहीं होगी तो आप इनकम टैक्स भी वसूल नहीं कर सकते उस बंदे से जिसकी सेल का आपको अंदाजा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं FBR की कारकर्दगी की इनकम टैक्स कलेक्शन के हवाले से। तो इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है पाकिस्तान की तो 1445 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे किए हैं, 1445 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। और ये इन्होंने किए किस सेक्टर से हैं, इनकम टैक्स इकट्ठा करने का जो इनका इख्तियार है वो इंडस्ट्री से भी है और सर्विस सेक्टर से भी है। इन दोनों सेक्टर को जमा करें तो ये तकरीबन 28,000 अरब रुपए के करीब बनते हैं। 28,000 अरब रुपए में से इन्होंने जो टैक्स इकट्ठा किया है वो सिर्फ 1445 अरब का किया है। 28,000 अरब में से 1445 अरब टैक्स इकट्ठा करें तो ये 4.02% बनता है। इसका मतलब है कि FBR भी इनकम टैक्स की कलेक्शन में बुरी तरह नाकाम है और टैक्स चोरी इनकम टैक्स में भी दबा के कर रहे हैं लोग, बिजनेसेस भी और इंडिविजुअल्स भी। और कर क्यों रहे हैं, क्योंकि सेल को ट्रेस करने का सिस्टम कोई नहीं है और वो कैश, उसकी वजह कैश है। अब हम बात करते हैं सेल टैक्स और जो सर्विसेज टैक्स की थेफ्ट है उसको अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है। मैं आपको इसका जो है इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो जो द वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज टैक्स इवेजन है पाकिस्तान में वो है क्या। अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्विस इंडस्ट्री जो है वो 20,397 रुपये जो हमने जीडीपी के टेबल में से देखा था। अब इसमें से अगर आप सपोज कर लें कि पाकिस्तान की जो 50% जो है सर्विसेज इंडस्ट्री वो टैक्सेबल है, 50% ऐसे है जो टैक्सेबल इनकम से कम कमा रहे हैं या जो भी उनका मसला है या वो वैसे एग्जाम्प्ट है। तो 50% को भी अगर हम कर लें जो सर्विसेज इंडस्ट्री टैक्सेबल है वो 10,199 अरब रुपए की बनती है। अब करंटली डॉक्यूमेंटेड जो सर्विस इंडस्ट्री है वो आपकी है 10,108 अरब रुपए, क्योंकि उसमें से 171 अरब आपको टैक्स वसूल हो रहा है। इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करें तो ये 10,108 अरब रुपए की तकरीबन डॉक्यूमेंटेड सर्विस सेक्टर बनता है। अब अनडॉक्यूमेंटेड सर्विस सेक्टर क्या हो गया, अगर आप ये बी जिसको हमने फर्ज किया कि आधी है सर्विस सेक्टर जो टैक्सेबल है, इसमें से ये जो करंटली डॉक्यूमेंटेड उसको निकालें तो 9,131 अरब रुपया जो है ये ऐसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ नई चीजें
जो पाकिस्तान के अंदर नई चीजें पैदा हुई, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो सेल परचेज है वो सेकंड हैंड चीजों की होती है जो इसमें शामिल नहीं है। तो अगर आप इस सेक्टर का अंदाजा लगाएंगे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर का, तो इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा होगा। सर्विस सेक्टर तो चलो रीयूज नहीं होती, वो तो जैसे पैदा होती है वैसी सेल होती है, तो ये तो न्यू ही होती है। इस सेक्टर की अनडॉक्यूमेंटेड 9,131 अरब है। तो इसका अगर हम एवरेज टैक्स रेट निकाल लें जो 16% है पाकिस्तान के अंदर, तो 9,131 अरब के ऊपर 16% के हिसाब से जो टैक्स बनता है, जो पोटेंशियल है हमारा जो हम वसूल कर सकते हैं, वो तकरीबन 1460 अरब रुपए के करीब हम एडिशनल टैक्स वसूल कर सकते हैं अगर हम सर्विसेज सेक्टर को पूरी तरह डॉक्यूमेंट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि सेल्स टैक्स जो है उसकी चोरी कहां पे है। सर्विसेज टैक्स सर्विसेज के हवाले से, और जो सेल टैक्स है ये इंडस्ट्री के हवाले से। तो इंडस्ट्री का जो हमारा सेक्टर है वो है 7,275 अरब जीडीपी के उसे टेबल में अगर हमने देखें तो करंटली डॉक्यूमेंटेड, अगेन इसकी जो रिवर्स कैलकुलेशन मैंने की है, जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर उसके ऊपर 16% जीएसटी है। तो इसकी अगर हम 1459 अरब रुपए की रिवर्स कैलकुलेशन करें तो ये तकरीबन 9,120 अरब रुपए बनती है जो डॉक्यूमेंट हो रही है। चलो हम इसको ऐसे ही मान लेते हैं। तो इसमें जो अनडॉक्यूमेंटेड है ये तो नेगेटिव फिगर आ गया ना। तो टैक्स कलेक्शन का पोटेंशियल जो है वो भी इसी वाले से अगर हम करें तो -295 हमारे सिस्टम के वाले से। इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच, कि हम चीज़ों को इस तरह से कैलकुलेट करें कि हमें फ़ायदा नज़र कम आए लेकिन शायद हो ज़्यादा जाए। तो हम ये कहते हैं कि चलें जी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी $295 बिलियन की जो टैक्स की कलेक्शन है वो कम होगी मौजूदा टैक्स कलेक्शन से। तो इसका नेट ऑफ क्या निकलता है? अब सेल्स टैक्स और सर्विसेज टैक्स को अगर हम जमा करें तो 1460 अरब रुपए का हमने सर्विसेज को अगर पूरी तरह डॉक्यूमेंट कर लें तो यहाँ पे टैक्स इजाफी इकट्ठा होता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसमें 295 अरब रुपए का अगर हम शॉर्टफॉल कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो रियल इकोनॉमी से ज़्यादा है उसका साइज जो इस वक्त टैक्स दे रही है। तो ये 295 अरब अगर हम माइनस भी कर दें तब भी 1165 अरब रुपए का सिर्फ सेल्स और सर्विसेज टैक्स की एडिशनल कलेक्शन का पोटेंशियल है पाकिस्तान का, जो यूएस डॉलर में तकरीबन 7.16 बिलियन बनता है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की चोरी की, कि इनकम टैक्स की चोरी कितनी है। अब इनकम टैक्स की चोरी को अगर आपने समझना है तो ये देखें कि करंटली डॉक्यूमेंटेड सर्विस सेक्टर जो है वो हमारा है 1068 अरब, जो हमने पिछले टेबल में देखा था। तो करंटली डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो है 7,275 अरब। इन दोनों सेक्टर को अगर हम जमा करें तो इसमें से जो इनकम टैक्स जमा हो रहा है वो हो रहा है 1445 अरब, जो मैंने आपको पिछले टेबल में दिखा दिया था। तो 1445 अरब जो हमारा इनकम टैक्स इकट्ठा हो रहा है ये हो रहा है 8,343 अरब रुपए में से। तो इसकी जो रेशो बनती है वो बनती है 17.33%। इसको चलो हम एक आइडियल रेशो ले लेते हैं कि हमारा जो इनकम टैक्स कलेक्शन की रेशो है ना, आइडियल रेशो वो 17.33% है। अब हम देखते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है। तो करंटली अनडॉक्यूमेंटेड सर्विस सेक्टर जो है वो है हमारा 9,131 अरब रुपए, और करंटली डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री सेक्टर जो हमने पहले देखा वो तो नेगेटिव में था। चलो हम इसको पूरा ही कहते हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है तो अनडॉक्यूमेंटेड इसमें से कुछ नहीं है। तो अगर हम ये अनडॉक्यूमेंटेड जो है इसको डॉक्यूमेंट कर लें और आइडियल इनकम टैक्स रेशियो 17.33% जो हमने पिछले टेबल में कैलकुलेट की, उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल निकालें कि इनकम टैक्स मजीद कितना इकट्ठा हो सकता है पाकिस्तान में से, तो ये 1582 अरब के करीब बनता है, जो 9.72 अरब डॉलर यूएस में बनता है। इसके अलावा ये जो हमने इंडस्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं ये जीडीपी के एतबार से, और जीडीपी कहती है कि हम उसमें सिर्फ नई चीज़ों की जो पैदावार है मुल्क के अंदर उनको कंसीडर करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूज्ड प्रोडक्ट्स में होता है। आप बस अड्डों में चले जाएं, आप रैकर्स की शॉप पे चले जाएं, आप अपने गली मोहल्लों में इर्द गिर्द देख लें कितनी चीजें हैं जो यूज्ड में सेल हो रही हैं। इवन आपके साइकिल के टायर, आपकी कारों के टायर वो सेकंड हैंड में इस्तेमाल हो रहे हैं, हर चीज। तो क्या उनके अगेंस्ट जो परचेज हो रही है उसके ऊपर इनकम लोग नहीं कमा रहे, उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता, उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, लेकिन क्योंकि टैक्स ऑफिस के पास उन सेल्स को रिकॉर्ड करने का सिस्टम कोई नहीं है, इसलिए ना वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में चक्कर में पड़ते हैं, ना उसको जीडीपी का हिस्सा बनाते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वो जो यूज्ड सेक्टर है, यूज्ड प्रोडक्ट्स की सेल परचेज का, उसकी भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। हो सकता है जो रियल जीडीपी है इंडस्ट्रियल सेक्टर की उसके बराबर का वो भी सेक्टर हो जो सेकंड हैंड चीजों की सेल परचेज कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए उसका रिकॉर्ड जीडीपी में नहीं है। उस सेक्टर से भी टैक्स वसूल किया जा सकता है जो इनके ऊपर होगा,
इन सब के ऊपर। अब जो हमने सेल टैक्स और सर्विसेज टैक्स का पोटेंशियल निकाला था वो था 1165 अरब जो चोरी का, अगर हम इकोनॉमी को पूरी तरह डॉक्यूमेंट कर लें। और इसी तरह जो इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, अगर इकोनॉमी को हम पूरी तरह डॉक्यूमेंट कर लें तो इसमें एडिशनल टैक्स की कलेक्शन का जो पोटेंशियल है वो 1581 अरब है। तो इन दोनों को अगर जमा करें तो ये तकरीबन 2747 अरब के करीब बनता है। और ये है एनुअल बेनिफिट जो हर सूरत में पाकिस्तान को होगा ही होगा अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरह डॉक्यूमेंट कर लें, जो मेरे सिस्टम के थ्रू 100% पॉसिबल है। और इसको देखने के लिए कि ये कैसे मुमकिन है, आप मेरी पहली 2 वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मैंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात की है। अब हम बात करते हैं उस पैसे की जो डीमोनेटाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान हासिल कर सकता है। उन लोगों से जिन्होंने लूट मार करके पैसा जमा किया है या टैक्स ना पे करके इलीगली पैसे को जमा किया है, उन लोगों से कितना जो है इजाफी टैक्स जमा हो सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान का अनडिक्लेयर्ड कैश है वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 4950 अरब रुपए है जो हमने यहाँ लिखा है। और इसका डाटा का सोर्स मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर 4950 अरब रुपए जो है वो अनडिक्लेयर्ड है, इसमें से चलो वैसे तो माफी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम मान लेते हैं इसमें से 50% जो है वो ऐसा पैसा है जिसके ऊपर टैक्स इवेडेड है, अनडिक्लेयर्ड या लूटेड मनी है। 50% ऐसे लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है जिनके पास लीगल है और वो अनपढ़ हैं, या हमारे सादा लो फार्मर थे उनके पास पैसा था, उनको पता नहीं था कि इसको डिक्लेयर कैसे करना है। ये हम मफरूजा लगा रहे हैं। अगर 50% वो लोग निकाल भी दे जाएं तो 50% टैक्स इवेडेड मनी रह जाए या अनडिक्लेयर्ड या लूटेड मनी रह जाए तो ये बनती है 2475 अरब रुपए। अब इस 2475 अरब रुपए के ऊपर जो टैक्स का रेट है पेनल्टी का, वो आप ये जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम थी, एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस जिसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस शेयर किया हुआ है, उसके मुताबिक वो ऑर्डिनेंस कहता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, कि अगर कोई शख्स 31 मई 2020 के बाद और 30 जून 2020 से पहले पैसे को जमा करवाएगा बैंकों के अंदर तो उसके ऊपर 40% पेनल्टी लगेगी। अब क्योंकि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ये तो 30 जून 2020 के बाद ही जमा होगा, तो इसके ऊपर तो अगर हुकूमत 50% भी लगाना चाहे तो लगा सकती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो 40% के हिसाब से करते हैं। तो अगर 40% के हिसाब से गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाए तो वो भी 990 अरब रुपए बनता है। तो अगर इस 990 अरब रुपए को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 6 अरब डॉलर। तो जहां पे हमने सेल टैक्स का पोटेंशियल निकाला था वो था 1165 अरब, इनकम टैक्स का पोटेंशियल पाकिस्तान का निकाला, एडिशनल इनकम टैक्स कलेक्शन है वो 1581 अरब, और इन दोनों में शर्त ये थी कि इकोनॉमी को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। तो तीसरा हमने निकाला कि डीमोनेटाइजेशन के थ्रू अगर हम पैसा लोगों से निकलवाएं और उसके ऊपर 40% पेनल्टी दें तो वो बनती है 990 अरब रुपए। तो ये बनता है टोटल 3737 अरब रुपए का पहले साल में पाकिस्तान को एडिशनल बेनिफिट ऑन टॉप ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज कलेक्टिंग टुडे या व्हाट पाकिस्तान कलेक्टेड इन 2018-19। तो ये तकरीबन यूएस डॉलर में बनता है 22.96 अरब डॉलर। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें जो यूज्ड गुड्स हैं जिनकी खरीदो फरोख्त हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर जो एडिशनल टैक्स कलेक्शन का पोटेंशियल है वो भी इसमें शामिल नहीं है। और दूसरा जो हमने टैक्स की पेनल्टी लगानी है डीमोनेटाइजेशन के थ्रू, उसमें भी हमने जो अनडिक्लेयर्ड मनी है 4950 अरब, उसके ऊपर पूरी के ऊपर ये कैलकुलेट नहीं किया 990 रुपए, उसमें से आधी जो है उसको हमने जायज मान के आधी के ऊपर जो है पेनल्टी कैलकुलेट की है और वो भी 990 अरब रुपए बनती है। अगर वो सारी की सारी इनकम ही अनडिक्लेयर्ड हुई और टैक्स इवेडेड हुई और लूटेड मनी हुई या करप्ट सोर्सेज से जमा की हुई इनकम हुई तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी 990 अरब नहीं रहेगा, ये भी 1980 अरब हो जाएगा। लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच के तहत भी जो हमने कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान 3737 अरब रुपए पहले साल में एडिशनल टैक्स कलेक्शन करेगा और फिर हर अगले साल जो टैक्स कलेक्शन होगी वो कम से कम 246 अरब पाकिस्तानी रुपयों की एडिशनल टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान को होगी हर साल। तो ये थे मेरी तरफ से वो कैलकुलेशन जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया था, जिसका मैंने FBR को भी शेयर किया और उस FBR के अक्लमंद शख्स ने ये कह के इस कैलकुलेशन को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अजम्पशन है। इसमें मुझे बताएं कि कौन से ऐसे अजम्पशन हैं
जिसके लिए मैंने डाटा को यूज़ नहीं किया और डाटा के सोर्सेज शेयर नहीं किए और एक लॉजिक आपको नहीं दी। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के अंदर डबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर जगह बनती हैं। किसको नहीं पता? जो बंदे मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम कर रहे हैं अकाउंट्स में, या प्राइवेट हमारे इदारों के अंदर, या एक्सपोर्टर जो है उनके पास काम करते हैं, क्या उनको नहीं पता कि वो डबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं? डबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि जितना टैक्स इस वक्त वो दे रहे हैं उससे डबल उन्होंने देना था, और शायद उससे ज्यादा देना था, क्योंकि टैक्स का स्लैब बढ़ जाता है जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है। तो जो इस वक्त इनकम टैक्स की कलेक्शन है इसने डबल हो जाना है, इससे भी कहीं ज्यादा हो जाना है जो इंडस्ट्री से हो रही है। तो ये कम अज कम जो है, मैं कम अज कम कहूंगा, कम अज कम जो पाकिस्तान को पहले साल में फायदा होगा वो 3,737 अरब होगा। और अगर मैं इसका एम्बिशियस टारगेट रखूं तो कम अज कम पाकिस्तान को 6,000 अरब रुपयों का अजाफी फायदा पहले साल में होगा, और उसके बाद हर साल में पाकिस्तान की जो इस वक्त टैक्स कलेक्शन है इसके ऊपर पाकिस्तान को कम अज कम 3,500 से 4,000 अरब रुपए अजाफी टैक्स जमा होगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इकोनॉमी को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए, जो मुमकिन है, और मैं उसको कर सकता हूं। और उसके लिए मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो सके। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स के सेक्शन में करें, और बेटर पाकिस्तान के नेटवर्क का हिस्सा भी जरूर बनें, क्योंकि आने वाले वक्त में आप लोग ही इस चैनल की असल ताकत बनेंगे और हम सब मिलकर ही पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बनाने का जो मकसद है उसका हसूल मुमकिन बनाएंगे। लिहाजा आप देखते रहिए बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़। अपना और पाकिस्तान का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।